हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। सभी सम्मानित शिक्षक, भावी प्रधानाचार्य, नमस्कार। यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इसका एग्जाम 1 नवंबर को होना है और उसी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूनिट 5 से शुरू किया हमने कोर्स। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और आज हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसमें अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कोर्स से संबंधित। उस वैसे आपको ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल है। फिर भी कोई क्वेरी हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक नंबर और है, उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। इसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके सिलेबस के यूनिट वाइज नोट्स और वीडियोस क्लासेज ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सबसे पहले इसमें हम क्लासेज करवाते हैं। जैसे ही यूनिट कंप्लीट होता है उसके नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, फिर उस यूनिट पे प्रैक्टिस टेस्ट करवाया जाएगा। पूरे कंप्लीट सिलेबस जो हमारा एग्जाम का है वो हम इसमें कवर करेंगे और प्रैक्टिस टेस्ट इसमें यूनिट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट, सरकारी खरीद। सरकारी खरीद क्या है? ये सरकार का जो धन है, पब्लिक मनी, उसका हमें यूज करते टाइम पे एक, अगर हम फॉर एग्जांपल ले, प्रिंसिपल या किसी अधिकारी को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता बरतनी होती है। इससे जो फाइनेंशियल प्रॉफिटी है, जो हमने कल डिस्कस किया था, वित्तीय शिष्टाचार, वित्तीय औचित्य, वो पूरा होता है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्रोक्यूरमेंट का कि खरीदारी, सरकारी धन का यूज करते टाइम पे पारदर्शिता, दक्षता, निष्पक्षता ये बरतनी होती है। एक एक करके आज का जो टॉपिक है इसमें सारे जो इसके सब टॉपिक है ये चैप्टर के, ये सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है इसलिए हमने जो यूनिट है उसके चैप्टर और फिर उनके सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पूरा डिटेल्ड में हम इसको पढ़ेंगे। वस्तुओं एवं सेवाओं की सरकारी खरीद, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सरकारी खरीद मतलब जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, इससे मतलब होता है सरकार या फिर जो सरकारी संस्था है उसके द्वारा अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए गुड्स एंड सर्विस को एक निर्धारित जो पहले से फाइनेंशियल रूल्स हैं, जो प्रोसेस है या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इसकी स्वीकृति के अकॉर्डिंग ही प्राप्त किया जाए, उसी प्रक्रिया से किया जाए सरकारी खरीद को। सरकारी खरीद क्या है? सरकार या कोई भी सरकारी संस्था द्वारा अपनी जरूरतें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गुड्स एंड सर्विस को निर्धारित जो वित्तीय नियम है, प्रक्रिया है, सक्षम प्राधिकारी है, उनकी स्वीकृति के अनुसार ही प्राप्त करने की प्रक्रिया है ये प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें अब फाइनेंशियल रूल्स क्या है तो ये अपडेट होते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक है, जनरल फाइनेंस रूल, अभी जो जो फ्रेमवर्क है 2017 वो है। और इसी में रूल दिया हुआ है हमें, रूल नंबर GFR 2017 का ये रूल है 144, रूल नंबर 144। इसमें जो सार्वजनिक खरीद है उसके मूल सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग किस में निर्धारित हैं? गवर्न ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, सामान्य वित्त नियम 2017 उसका नियम है रूल 144। अब ये किस में है तो इसको देखेंगे हम अगर, तो ये गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट है, ये इसका चैप्टर 6 है। इसमें चैप्टर 6 में ये रूल 144 है जो वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद से संबंधित है। अब इसमें क्या हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग या सार्वजनिक खरीद के मूल सिद्धांत क्या निर्धारित किए हुए हैं रूल 144 में? जो हमें ध्यान रखने हैं की प्रिंसिपल्स, जो की प्रिंसिपल्स हैं वो है इसमें ट्रांसपेरेंसी, इसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, फेयरनेस,
निष्पक्षता होनी चाहिए, प्लस जो कंपटीशन है, एक प्रतिस्पर्धा, और वो आगे चर्चा करेंगे उसकी हम, प्लस इकोनॉमिकल होना चाहिए, मितव्ययिता, एफिशिएंसी होनी चाहिए उसमें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसकी जवाबदेही है। और फिर आता है इसमें लास्ट, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी। तो ये क्या है, हम डिस्कस कर रहे हैं वस्तु एवं सेवाओं की सरकारी खरीद, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और इसमें आता है सामान्य वित्तीय नियम 2017, इसका नियम 144, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, रूल 144। इसमें जो की प्रिंसिपल हैं वो ये हैं, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, फेयरनेस, निष्पक्षता, इसमें कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, या फिर इकोनॉमी, मितव्ययिता, एफिशिएंसी जो दक्षता है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, इसमें जवाबदेही, और फिर वैल्यू फॉर मनी, पैसे का सर्वोत्तम मूल्य। अब ये जो खरीद करते हैं हम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सरकारी धन का उपयोग किस प्रकार किया जाए, ये होता है बेसिक ऑब्जेक्टिव। अगर इसका ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे तो इसमें सरकारी धन का जो उपयोग है वो किस प्रकार किया जाए, ये मेन है। और वो इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सही गुणवत्ता, सही मात्रा में और उचित मूल्य हो, निर्धारित उसका प्रोसेस फॉलो किया जाए, और उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव। की बात करें तो इसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, प्लस इसमें प्राइस एंड प्रोसीजर, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। राइट, सही मात्रा में गुणवत्ता, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, सही मात्रा हो, इसका राइट रीजनेबल प्राइस हो, और इसका जो प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर है, जो निर्धारित प्रक्रिया है, वो सुनिश्चित हो। यही इसका ऑब्जेक्टिव है। सरकारी खरीद का मूल उद्देश्य, जब भी सरकारी खरीद करें तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि सही सही गुणवत्ता की, सही मात्रा में, सही मूल्य उसका, और निर्धारित प्रोसेस पूरा हुआ है या नहीं, ये सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, इसमें खरीद नियोजन है, प्लानिंग। प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, जो भी जरूरी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, आवश्यक वस्तु और सेवाएं हैं, इनकी पहले से ही हमें पहचान करके क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, और किस प्रोसेस से खरीदना है, इसका हमें पहले से ही निर्धारण करना होता है। यही होता है प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, इट मीन्स आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स इन एडवांस, or we can say identify the requirements in advance and determining what to purchase, how to purchase, when to purchase, and which procurement method we should adopt। और यह यहाँ पे इसमें भी दिया हुआ है जो जीएफआर का हमारा रूल है 144 प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में। अभी इसमें प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में हम देखते हैं तो इसकी मेन स्टेज क्या क्या होती है। इसमें जो मेन स्टेज होती है इसकी प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में, वो कौन सी होती है, सबसे पहले हमारी जरूरत क्या है, कितनी जरूरत है, तो जो नीड है उसका असेसमेंट किया जाता है, नीड का असेसमेंट किया जाता है, आवश्यकता का आकलन किया जाता है। खरीद नियोजन में जो हमें प्रोक्योरमेंट प्लानिंग है, इसमें सबसे पहले स्टेज क्या है, आवश्यकता का आकलन। अब आवश्यकता का आकलन करने के बाद में फिर हमें क्या करना है, इसमें इसमें हमें क्वांटिटी डिटरमाइन करनी होती है। क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में, मात्रा निर्धारण इसको कहा जाता है। फिर इसमें जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन जो विनिर्देशन कहा जाता है, या उसके बारे में डिटेल्स, उसका क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसका आकलन किया जाता है कि उसमें जो डिटेल है। फिर इसका डिटेल्स के बाद में हम लगाते हैं इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो
अनुमानित लागत है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो इसका अगला चरण है। देन फिर हमारा बजट, बजट कितना है, फिर उसके बाद में इसकी शेड्यूलिंग की जाती है, इसका शेड्यूलिंग की जाती है। शेड्यूलिंग में इसमें समय निर्धारण होता है, और फिर जो लास्ट होता है वो होता है हमारा प्रोक्योरमेंट मेथड। प्रोक्योरमेंट मेथड की किस विधि से हमें ये खरीदारी करनी है, और आगे हम इन विधियों को पढ़ेंगे कि कौन सी विधि से हमें खरीदारी किस में करनी है, किस लिमिट तक कौन सी विधि से खरीदारी कर सकते हैं, कौन सा प्रोक्योरमेंट मेथड कितने अमाउंट तक वो यूज होता है। तो हमें ध्यान रखना है रूल 144 प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। सबसे पहले इसमें आवश्यकता का आकलन होता है, देन फिर जो मात्रा निर्धारण है, कितनी मात्रा में लेना है, फिर उसको जो मात्रा में लेना है उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, फिर हमारा बजट, फिर उसकी शेड्यूलिंग, समय निर्धारण, देन फिर किस प्रोक्योरमेंट मेथड से हमें वो बाय करना है, उसको खरीदना है। एक अच्छी जो प्रोक्योरमेंट प्लानिंग है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, अच्छी प्रोक्योरमेंट प्लानिंग का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है समय पर खरीद, समय पे खरीदना है। बजट बजट जो है उसका सही से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बजट का सही से उपयोग करना है। और जो अननेसेसरी है, अननेसेसरी खरीद से बचना है। हमारा प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग, उसमें एक बेस्ट या सबसे अच्छी प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग, उसका क्या उद्देश्य होता है, टाइम पे खरीदना है। क्योंकि जब जिस चीज की जरूरत है उसी टाइम पे खरीदेंगे तो ही वो उसका सही से हम यूज कर पाएंगे। समय पर खरीद, जो हमारे पास बजट है उसका उचित उपयोग हो, और अननेसेसरी खरीदारी से, अनावश्यक खरीद से बचाव, यही इसका एक अच्छी प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें डिमांड इंडेंट। डिमांड इंडेंट, मांग पत्र। मांग पत्र क्या होता है, इंडेंट या मांग पत्र एक औपचारिक ये डॉक्यूमेंट होता है, और इसी इसके थ्रू क्या है, किसी भी कोई भी कार्यालय है या कोई ऑफिस है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसकी जो आवश्यक वस्तु या सेवा की जो मांग है, खरीद प्रक्रिया के लिए वो प्रस्तुत की जाती है। डिमांड इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट थ्रू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज फॉर्मली इनिशिएटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट। मांग पत्र, इंडेंट पत्र एक औपचारिक दस्तावेज है जो कोई भी किसी कार्यालय या संस्था की आवश्यक वस्तु या जो सेवा है, गुड्स एंड सर्विस, उसकी मांग, जो खरीद प्रक्रिया है उसके लिए। मांग पत्र मतलब डिमांड, उसका खरीद का क्या प्रोसेस रहेगा वो इसमें बताया जाता है। और इससे संबंधित जो नियम है जीएफआर 2017 में, वो काफी व्यापक है। इसमें प्रोक्यूरमेंट फ्रेमवर्क है एक पूरा। प्रोक्यूरमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत जीएफआर में जो इंडेंट है, इसके लिए अलग से कोई स्टैंड अलोन रूल नहीं है, एक अलग से कोई सेपरेट इसमें रूल नहीं है। जो हमारे जनरल फाइनेंस रूल है या इनमें जो अमेंडमेंट हुआ है 25-26, इनमें अलग से मांग पत्र के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है। विभागीय जो प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर है उसके अनुसार ही इसका प्रारूप प्रक्रिया निर्धारित हो सकती है। और ये स्टेटमेंट बेस यूपीएससी पूछता है कि जीएफआर में इंडेंट के लिए रूल्स का पूछे तो ये इसके लिए एक अलग से कोई स्वतंत्र, कोई स्टैंड अलोन कोई रूल नंबर नहीं है निर्धारण। डिपार्टमेंटली, विभागीय जो प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो प्रारूप है या इसका प्रोसेस है वो निर्धारित होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक व्यापक प्रोक्यूरमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसमें रूल नहीं है सेपरेट। अब इसमें जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन अगर इसकी बात करें, मांग पत्र में सामान्य कॉमन जानकारी क्या हो सकती है, तो सबसे पहले जो जानकारी है, आइटम या सर्विस। आइटम या सर्विस इसको कहते हैं वस्तु या सेवा। और इसमें फिर आइटम सर्विस की क्या क्वांटिटी होगी, ये भी इसमें डिमांड में इंडेंट में होगा। उसकी उसके जो जितने भी उसके स्पेसिफिकेशन है वो होंगे। फिर इसका उद्देश्य क्या है,
किस पर्पज के लिए है वो होगा इसमें। एक जनरल सामान्य जानकारी मांग पत्र में क्या क्या हो सकती है, इसमें पर्पज के बाद में एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है, अनुमानित लागत, फिर हमारा जो बजट है उसकी उपलब्धता, और फिर इसमें कितना, सबसे इंपॉर्टेंट है रिक्वायर्ड टाइम। रिक्वायर्ड टाइम, इसमें आवश्यक समय, ये एक जनरल कॉमन इसमें कंटेंट हो सकता है मांग पत्र में। हमें एक चीज इसमें क्लियर रखनी होगी कि जो इंडेंट है मांग पत्र, इसमें आवश्यकता की औपचारिक प्रस्तुति है ये एक, इसको कहते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट। फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। इंडेंट क्या है? मांग पत्र आवश्यकता की औपचारिक प्रस्तुति, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। इसमें परचेज ऑर्डर क्या है फिर? परचेज ऑर्डर जो क्रय आदेश होता है, वो जो भी चयनित आपूर्ति करता है उसको एक औपचारिक आदेश है वो, फॉर्मल ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है? फॉर्मल ऑर्डर होता है किसको? टू जो भी सेलेक्ट किया गया है सप्लायर, जो भी सप्लायर है जो सेलेक्ट किया है, सप्लायर सेलेक्टेड, जो सप्लायर चयनित किया गया है उस चयनित आपूर्तिकर्ता को औपचारिक आदेश ही परचेज ऑर्डर होता है। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, या इस हमारी वेबसाइट है myupsc.in, इस पे भी आपको होम पेज पे जाएंगे तो वहां पे आपको एचएम, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इनका एक अलग से कैटेगरी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आपको यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का उसमें डिटेल्स मिल जाएंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में या इस नंबर पे भी पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, और जो हिंदी मीडियम है उसमें जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश में भी देना जरूरी है तो उनका इंग्लिश में भी दिया जाता है। ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट तो बाइलिंगुअली ही करवाते हैं, उसका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ है वो अलग अलग प्रोवाइड करवाते हैं हिंदी इंग्लिश में। आपके यूनिट वाइज नोट्स और वीडियोज क्लासेज, वीडियोज जो अभी हम जिस तरीके से अभी चर्चा कर रहे हैं सारे वीडियोज इसी पैटर्न पे रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा परचेज प्रोसीजर। परचेज प्रोसीजर, खरीद की क्या प्रक्रिया होगी, हम जो खरीद कर रहे हैं उसकी क्या प्रोसेस होगा, ये एक निर्धारित क्रम होता है, ये एक प्रेस्क्राइब्ड सीक्वेंस होता है, निर्धारित क्रम होता है, जिसके माध्यम से सरकारी जो इंस्टीट्यूट हैं या स्कूल हैं, आवश्यकता की पहचान से लेकर जो गुड्स एंड सर्विस है उनकी प्राप्ति, उनका निरीक्षण, उनकी स्वीकृति, उनका पेमेंट या जो उनका रिकॉर्ड है, ये पूरा इसमें रहता है। परचेज प्रोसीजर is the prescribed sequence through which procurement is completed, from identifying of requirement to receipt, inspection, acceptance, payment and the record keeping। ये होता है खरीद प्रक्रिया। इसका क्या नियम है? इसमें कई नियम है जीएफआर का। इसमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बाइंग है जो हमने ऊपर पढ़ा था, एक तो ये इसमें लागू होता है, रूल नंबर 144, सार्वजनिक खरीद के मूल सिद्धांत, ये खरीद प्रक्रिया के महत्वपूर्ण रूल्स हैं। और इसके अलावा आता है जीएफआर का रूल 149, 149, ये किससे संबंधित है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस है, ई मार्केट प्लेस जिसको कहा जाता है जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उससे संबंधित है, इसको बिल्कुल कभी नहीं भूलना। इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जहां भी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम होते हैं उन जिन सिलेबस में ये रहता है फाइनेंस वाला टॉपिक, उसमें जैम पे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा जो परचेज प्रोसीजर है इसमें है रूल नंबर 154, ये किससे संबंधित है? बिना कोटेशन वस्तुओं की खरीदारी,
बिना किसी कोटेशन के आप रूल नंबर 154 के तहत खरीद सकते हैं। इसको बिना कोटेशन को आगे भी डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से जितना चाहे हम परचेज कर सकते हैं, नहीं। इसमें एक और जो नेक्स्ट है वो है रूल 155। रूल 155 किससे संबंधित है? ये तो था कोटेशन, जो कोटेशन से संबंधित था। रूल 155 किससे संबंधित है? कमेटी। ये कमेटी से संबंधित है। कौन सी कमेटी? रूल 155 क्रय समिति द्वारा खरीद से संबंधित है। परचेज ऑफ गुड्स बाय ए परचेज कमेटी, एक कमेटी बनाई जाती है सर्टेन अमाउंट के बाद में। वो हम एक एक करके इन सबको आगे डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। इसके बाद में आता है रूल नंबर 158। ये किससे संबंधित है? प्रोक्योरमेंट बिड्स, जो बोली लगाई जाएगी, बोली के द्वारा खरीदारी होगी, उसके नियम रूल 158 में है। और इसके बाद में आता है रूल 160। रूल 160 संबंधित है ई प्रोक्योरमेंट से। ये ई प्रोक्योरमेंट से संबंधित है, नियम 160। तो हमें जो भी प्रोसेस खरीद की प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से नियम है? 144, 149, 154, 155, 158 एंड 160। 144 क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बाइंग, सार्वजनिक खरीद के मूल सिद्धांत। 144 क्या है? ये मूल सिद्धांत है। 149 क्या है? ये जेम से संबंधित है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जहां खरीदारी होती है। 154 क्या है? कोटेशन से संबंधित है। 155 क्या है? जो क्रय समिति है उसके द्वारा खरीद की जाएगी, मतलब कोई खरीदारी करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, इसमें 3 मेंबर की। वो एज पर रूल 155 प्रोसेस फॉलो करता है परचेज का। इसके बाद में आता है 158। ये बोली के द्वारा, बिड के द्वारा जो प्रोक्यूरमेंट है उससे संबंधित है। और फिर 160 ई प्रोक्यूरमेंट से संबंधित है। खरीद प्रक्रिया का क्या ऑर्डर होना चाहिए, ये तो रूल है कि किस रूल में कौन कौन सी चीजें हैं, लेकिन जो प्रोक्यूरमेंट है उसका खरीदारी का प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसका क्रम क्या होना चाहिए, इसका फ्लो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है इसका देखेंगे तो हम सबसे पहले नंबर पे आता है जरूरत, आवश्यकता, नीड। और फिर इसके बाद में आता है इंडेंट, मांग पत्र। देन स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन जो उसकी डिटेल्स हैं, विनिर्देशन है वो। इसके बाद में आता है फिर हमारा बजट, और बजट से ही काम नहीं चलता, इसमें अप्रूवल भी जरूरी होती है, जो अब हमने पिछले वाले में डिस्कस किया था, अप्रूवल। देन इसमें जो प्रोक्यूरमेंट मेथड है कि खरीद कौन सी विधि से की जाएगी, प्रोक्यूरमेंट मेथड कौन सा अपनाया जाएगा, डायरेक्ट कर लिया जाएगा जेम से, या कोई जो परचेजिंग कमेटी है उसके थ्रू, या बिड के थ्रू, कौन सा प्रोक्यूरमेंट मेथड इसमें फॉलो किया जाएगा। फिर इसमें बिड है, कोटेशन है, ये सब चीजें इसमें आती है। और फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है, एवेल्युएशन किया जाता है। और यहाँ ये सब चीजें होने के बाद में, क्योंकि बिड लगा, उसका इवेल्युएशन किया, अब यहाँ पे सिलेक्शन होता है, चयन किया जाता है सप्लायर को, या जो भी सप्लाई करेगा, सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद में उसको परचेजिंग ऑर्डर दिया जाता है। और फिर सप्लाई होती है माल की, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी सप्लाई होती है। सप्लाई होने से ही काम नहीं चलता, सरकारी काम है, सरकारी धन है, पब्लिक का पैसा है, सप्लाई कर दिया अगर सप्लायर ने, तो उसका इंस्पेक्शन होता है, उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद में जो स्वीकृति है वो होती है। स्वीकृति के बाद में फिर उस सप्लायर को पेमेंट मिलता है, उस सप्लायर का भुगतान किया जाता है। और फिर जो स्कूल है उसके रिकॉर्ड में इसकी एंट्री की जाती है, जहां भी ऑफिस, स्कूल, उसमें प्रधानाचार्य उसकी एंट्री करेंगे। तो प्रिंसिपल को कोई भी खरीदारी करनी है, परचेज, उसका प्रोसीजर ये फॉलो करना है। सबसे पहले कि इसकी जरूरत कितनी है, क्या वाकई में इसकी जरूरत है। अगर जरूरत है तो फिर इंडेंट आता है, मांग पत्र, मांग पत्र आता है। फिर इसके बाद में उसकी स्पेसिफिकेशन, फिर हमारा जो बजट है और उसकी स्वीकृति,
देन सबसे इंपॉर्टेंट परचेजिंग प्रोक्यूरमेंट मेथड, खरीद की विधि, फिर कोटेशन, बिड, जैम, कहाँ से होगी ये खरीद, फिर उसका इवेल्युएशन किया जाता है और फिर सिलेक्शन किया जाता है। इसके बाद में उसको परचेजिंग ऑर्डर दिया जाता है, परचेज ऑर्डर क्रय करने का आदेश निकलता है ऑफिस से। और फिर अगर वो सप्लायर सप्लाई करता है तो प्रिंसिपल उसका इंस्पेक्शन करवाते हैं या खुद करते हैं और फिर उसको स्वीकृति मिल जाती है। उसके बाद में उसका पेमेंट होता है, पेमेंट उसको भुगतान होने के बाद में फिर प्रिंसिपल उसको रिकॉर्ड में लेते हैं, उसको अभिलेख में दर्ज करते हैं। ये है पूरा प्रोसेस। अब आते हैं एक एक करके इनको। सबसे पहला आता है, ये तो था हमने पढ़ा कि खरीदारी की क्या प्रक्रिया है। अब खरीदारी के प्रकार, जैसे डायरेक्ट परचेज है, डायरेक्ट परचेज या फिर परचेज विदाउट, या तो डायरेक्ट परचेज या परचेज विदाउट कोटेशन। इसमें देखेंगे तो प्रत्यक्ष खरीद, ये क्या होता है, इसका मतलब है कि निर्धारित जो परिस्थिति और जो कंडीशन है उनके तहत एक विस्तृत कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रक्रिया के बिना वस्तुओं की खरीद करनी है। कोई इसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं है, सिर्फ जो निर्धारित परिस्थिति है या जो शर्तें हैं उसी के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। डायरेक्ट परचेज मींस परचेजिंग गुड्स अंडर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस विदाउट फॉलोइंग द फुल कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। जो बिड का प्रोसेस है बोली का, उसके बिना करना डायरेक्ट परचेजिंग है। इसमें हमने पढ़ा था बेसिक विदाउट कोटेशन के लिए रूल नंबर 154, जनरल फाइनेंस रूल 2017, उसका रूल है रूल 154। ये आता है विदाउट कोटेशन, मतलब डायरेक्ट खरीद। अब इसमें लिमिट होती है, तो इसमें पहले था 25,000 तक और अब इसको कर दिया है 50,000 तक। इसमें 50,000 तक डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं प्रिंसिपल, निर्धारित शर्तों के अधीन 50,000 तक की जो वस्तुओं की खरीद है बिना कोटेशन या कोई बिड बिड को इनवाइट किए की जा सकती है। ये लिमिट हमें ध्यान रखनी होगी, डायरेक्ट या बिना कोटेशन के 50,000 तक की। अब इसमें जो कंडीशंस होती है क्या होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है डायरेक्ट परचेजिंग में, क्वालिटी। क्वालिटी जो उसकी गुणवत्ता है वो देखी जाती है। और क्वालिटी में भी क्या क्या देखा जाता है, अंडर द क्वालिटी हमें देखना होगा उसकी स्पेसिफिकेशन, जो डिटेल्स हैं वो देखनी होती है। फिर देखना होता है डायरेक्ट परचेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलायबल जो सप्लायर है, एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है या नहीं है। और फिर रीजनेबल प्राइस, जो उचित मूल्य है वो उपलब्ध हो। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, डायरेक्ट परचेज में जो आवश्यक शर्तें हैं उनको सुनिश्चित किया जाना चाहिए आप डायरेक्ट खरीद के लिए या बिना कोटेशन के, और वो है क्वालिटी से संबंधित है कि उसमें उसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो, रिलायबल सप्लायर उपलब्ध हो, रीजनेबल प्राइस पे लिया जाए। तो इसमें हमें ध्यान रखना है डायरेक्ट परचेज या विदाउट कोटेशन, रूल नंबर 154 और 50K अप टू 50,000। नेक्स्ट आता है लोकल परचेज। हमने साथियों परचेजिंग का प्रोसेस पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं परचेजिंग, कौन कौन सी खरीद किस तरीके से कर सकते हैं। और उसमें अभी हमने डिस्कस किया डायरेक्ट परचेज। डायरेक्ट परचेज के बाद में आता है दूसरे नंबर पे इसमें जो लोकल खरीद है वो आता है। लेकिन इसमें एक चीज और हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो मामला है अ, ये दिल्ली में ही चर्चा में रहा था लगभग थोड़े टाइम पहले। दिल्ली में ही चर्चा में रहा था कि कुछ चीजों की है जो उनकी स्प्लिटिंग की गई थी, एक आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग की गई थी। ये न्यूज मीडिया इसमें काफी रहा था, आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग ऑफ डिमांड।
आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग ऑफ डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें क्या है कि जैसे 50,000 तक की ही कर सकते हैं। अब क्या किया कि 50,000 तक की कर सकते हैं, तो 49,000, 49,000 के ऑर्डर निकाल रहे हैं आप, क्योंकि 50,000 से ज्यादा का आपके पास डायरेक्ट परचेज का पावर नहीं है, तो आपने कई सारे ऑर्डर निकाल दिए, मतलब जो डिमांड था उसको स्प्लिट कर दिया आर्टिफिशियली। ये कोई बड़ी वास्तविक आवश्यकता है उसको केवल निर्धारित जो खरीद सीमा है या जो स्वीकृति मिली हुई है उससे बचने के उद्देश्य से जानबूझकर कई बार छोटे छोटे भागों में उसको बांटना, उसको कहा जाता है जो डिमांड है उसका कृत्रिम विभाजन, मतलब आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग ऑफ डिमांड। और इसमें जैसे मान लेते हैं यहाँ तो 50,000 है, आगे हम पढ़ेंगे 2 लाख तक की भी पावर है, किस मेथड से 2 लाख तक का भी हम कर सकते हैं। अब उसमें भी उससे बचने के लिए मान लेते हैं कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट 2 लाख की है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपीज की है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया से बचने के लिए, क्योंकि 2 लाख के लिए अलग से प्रोसेस करना होगा, बिड वगैरह ये आगे पढ़ेंगे, तो हमने क्या किया कि 40,000 के इसमें हमने 5 कर दिए, 40,000 की अलग अलग खरीदारी कर दी हमने। अब इसका उद्देश्य क्या, जो प्रेस्क्राइब्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उससे बचना है, तो इसी को आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग माना जाता है। छोटी छोटी अलग अलग वास्तविक आवश्यकताओं की खरीद अपने आप में ही आर्टिफिशियल स्प्लिट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी हमने जो वास्तव में आवश्यकता है उनकी खरीद कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग हो गई, नहीं। अलग अलग खरीद केवल नियमों से बचने के उद्देश्य से करना वो इम्प्रॉपर है, अनुचित है। अलग अलग खरीद नियमों से बचने के लिए, और ये दिल्ली में ही आया था चर्चा में कि जैसे 99 लाख का है वो पावर है, अब 99 लाख के ही कई ऑर्डर निकाल दिए, क्यों, ताकि उससे ऊपर वाला जो है उसके लिए आपको हायर अथॉरिटी या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसी के लिए संबंधित नियम है, जीएफआर का जो प्रोक्यूरमेंट प्रिंसिपल है, संबंधित प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर है, वो इसी से संबंधित है कि स्प्लिटिंग नहीं करें। और ये किससे बचना है, ये रूल नंबर 154 155 से बचना है आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग। रूल नंबर 154 और 155 को पूरी तरह से उसका जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं करना पड़े, इसीलिए आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग की जाती है, और ये पकड़ में भी आ जाती है जब ऑडिट इंस्पेक्शन या कोई ध्यान से उस चीज को देखता है। अब नेक्स्ट है लोकल परचेज, स्थानीय खरीद। स्थानीय खरीद का मतलब है कि जो निर्धारित नियम या जो शर्त हैं उनके अकॉर्डिंग लोकल मार्केट से, स्थानीय बाजार से वस्तुओं की खरीद की जाए, उसको कहते हैं लोकल परचेज, लोकल मार्केट से, स्थानीय बाजार से। इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, जनरल फाइनेंस रूल 2017, इसका नियम है रूल 155। इसमें क्या है, लोकल परचेज से, लोकल परचेज की जो लिमिट है वो 50,000 से लेके और 5 लाख तक की है। 50,000 रुपीज से और 5 लाख तक की जनरल लिमिट है इसमें लोकल परचेजिंग की। निर्धारित जो परिस्थिति है उसमें लोकल परचेज कमेटी के माध्यम से खरीदारी की जा सकती है। अब इसके लिए लोकल परचेज के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, लोकल परचेज के लिए लोकल परचेज कमेटी बनाई जाती है, उसमें 3 मेंबर होते हैं, और उस कमेटी के थ्रू ही की जाती है ये 50,000 से 5 लाख तक की। इसमें क्या देखा जाता है, कमेटी जब इस पे समिति विचार करती है तो किन किन चीजों पे कमेटी विचार करती है, कमेटी क्या क्या कंसीडर करती है चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, क्वालिटी, देन उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, डिटेल्स, देन सूटेबिलिटी उसकी, कि ये सूटेबल है या नहीं है, उसकी क्या उपयुक्तता है वो देखी जाती है। फिर उसमें देखा जाता है रीजनेबल प्राइस, इसका जो रीजनेबल प्राइस है, एक्चुअली रीजनेबलनेस, जो उसका एक प्राइस है, प्राइस रीजनेबलनेस जिसे कहते हैं, मूल्य की जो उचितता है वो देखी जाती है इसमें।
और फिर उसके बाद में जो हमने पढ़ा था परचेज प्रोसेस में, रिलायबल, पहला जो पढ़ा था, डायरेक्ट परचेज में भी रिलायबल सप्लायर और यहाँ पे भी रिलायबल सप्लायर होना चाहिए। तो लोकल परचेज के लिए हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है? लोकल परचेज के लिए हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है रूल नंबर 155, और इसमें 50,000 से और 5 लाख तक का परचेजिंग। लेकिन इसमें क्या है रूल नंबर 155 में कि 50,000 से 5 लाख तक के लिए यहाँ होगी हमारे पास एक परचेज कमेटी। परचेज कमेटी जो स्थानीय क्रय समिति है उसके थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कोटेशन। कोटेशन क्या होता है? कोई भी आपूर्ति करता है, वो जो गुड्स एंड सर्विस है उसकी आपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया गया एक प्राइस और टर्म्स का होता है। जो सप्लायर है, जो भी इसमें सप्लायर होता है, सप्लायर क्या करता है? ये कोटेशन देता है सप्लायर। अब इस कोटेशन में क्या होते हैं? प्राइस होता है उसका और टर्म्स एंड कंडीशन। Quotation is a price and terms offer that submitted by a supplier for supplying the goods or services. कोटेशन अपने आप में किसी एक स्टैंड अलोन जीएफआर रूल या तक या फिर सीमित नहीं है। ये प्रोक्यूरमेंट मेथड के अकॉर्डिंग संबंधित जो भी जीएफआर प्रोविजन है उसमें आता है। कोटेशन के लिए अलग से कोई रूल नहीं है, संबंधित जो भी प्रोक्यूरमेंट मेथड फॉलो कर रहे हैं आप उससे संबंधित है। तो कोटेशन में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा प्रोक्यूरमेंट मेथड लागू हो रहा है, वो ही नियम संबंधित जीएफआर प्रोविजन के अंतर्गत आएगा। तो इस चीज में हमें केस केस स्टडी बेस क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी हमसे। केस स्टडी बेस हमें यहाँ पे कोई सिचुएशन सिनेरियो या कोई केस दे देता है कि प्रिंसिपल ये कर रहे हैं, इतने की परचेजिंग इन चीजों की कर रहे हैं, और वो घुमा फिरा के हमसे कोटेशन पे आता है और फिर पूछता है कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो हमें क्या देखना है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्रोक्यूरमेंट मेथड कौन सा लागू हो रहा है। प्रोक्यूरमेंट मेथड कैसे पता करेंगे? प्रोक्यूरमेंट मेथड की डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, लोकल परचेज कर रहे हैं, इनमें से इस तरीके से हमें देखना होगा कौन सा मेथड इसमें लागू हो रहा है। और नॉर्मली इसमें क्या देखा जाता है? कोटेशन में क्या चीजें होती है? कोटेशन में एक तो कौन सा आइटम है वो होता है, देन उस आइटम की क्या रेट होगी, उसकी क्या क्वांटिटी होगी, उसके अलावा उसका जो एक टोटल प्राइस है, कुल उसका कितना मूल्य होगा, उसमें टैक्स कितना है लग रहा है, या फिर जो इस आइटम का जो कोटेशन दिया है उसमें वो उसको डिलीवर कब कर रहा है, उसको कहा जाता है जो डिलीवरी पीरियड। और फिर उसकी वारंटी कितनी है, उसकी वारंटी कितनी है ये जो आइटम ले रहे हैं इसकी। और फिर साथ में कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो चीजें कोटेशन में मेंशन होती है। एक चीज हमें इसके साथ और देखनी है कि कोटेशन आए कई जगह से आए हमारे पास, अब उनमें से हमें कौन सा चूज करना है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के चूज करना है। लेकिन जो लोवेस्ट प्राइस है, ये बेस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस इज नॉट ऑटोमेटिकली ए बेस्ट प्राइस। जो सबसे कम कीमत है वो अपने आप उसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है, सर्वोत्तम विकल्प है हमारे पास। क्योंकि प्राइस के अलावा और भी चीजें देखी जाती है, इसकी वारंटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये इसका डिलीवरी पीरियड कब है, इसमें कितना टैक्स लग रहा है, और कंडीशंस देखी जाती है। तो कहीं लिखा जाए कि सबसे कम कीमत है ये तो वही सबसे अच्छा विकल्प है, नहीं। सबसे कम कीमत का मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव या बेस्ट चॉइस ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता। और इसी के लिए होता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक विवरण। ये विवरण जिसमें सप्लायर के पास में जो अलग अलग सप्लायर हैं उनसे कोटेशन मिलता है, जो ऑफर मिलता है उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या गुणवत्ता है, उसमें क्या आपूर्ति और जो अदर कंडीशन है, स्पेसिफिकेशन है, उनकी तुलना की जाती है।
कंपेरेटिव स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट that used to compare quotation, offer and received from different suppliers on the basis of price, specification, delivery, quality and the other conditions. इसमें जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट है इसमें जीएफआर रूल नहीं है, एक कोई स्टैंड अलोन, कोई स्वतंत्र स्टैंड अलोन जीएफआर रूल नहीं है। ये भी जो प्रोक्यूरमेंट का, इसमें जो प्रोक्यूरमेंट का जो प्रोसीजर है, प्रोक्यूरमेंट जो प्रोसीजर है उसके अंतर्गत जो इवेल्युएशन और डॉक्यूमेंटेशन है उसका हिस्सा है इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये इस पे कोई जीएफआर रूल अलग से नहीं है, इसमें प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर के अंतर्गत ही इवेल्युएशन और डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है ये हमें ध्यान में रखना होगा। अभी इसमें तुलना करते हैं, जब कंपेयर अलग अलग सप्लायर्स के बीच में हम कंपेयर करते हैं तो क्या हमारे पास बेस रहता है उसका, किस आधार पे हम, क्या आधार होता है हमें कंपेयर करने का। तो जो बेसिस होता है वो होता है एक तो प्राइस, प्राइस के अलावा इसमें क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, इसके अलावा जो डिलीवरी का टाइम है कि कौन सही टाइम पे डिलीवर कर रहा है, और फिर इसके अलावा जो वारंटी है वो देखी जाती है, अदर कंडीशंस, ये चीजें इसमें देखी जाती है कंपैरेटिव जो तुलनात्मक है इसमें। और इन पे हम सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो देख के और आप इसके नोट्स पढ़ें, नोट्स के बाद में जब यूनिट कंप्लीट होता है तो हम उस पर प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं तो सारे कंसेप्ट वहां से अच्छे से हमारे क्लियर हो जाते हैं। ना सिर्फ यूनिट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे, जो हमारा पूरा सिलेबस जो जिसे कहते हैं एक्चुअल एग्जाम जैसा पेपर मान के करते हैं उसको मॉडल पेपर कहा जाता है, प्रैक्टिस पेपर कहा जाता है, फुल लेंथ टेस्ट, वो भी हम सफिशिएंट रखेंगे इसमें, ना सिर्फ यूनिट वाइज फुल लेंथ भी करेंगे। नेक्स्ट है परचेज कमेटी। परचेज कमेटी जो निर्धारित परिस्थितियां हैं उनमें जो खरीदारी है, खरीद उसके जो प्रस्ताव हैं उनका परीक्षण करती है, बाजार में जो जानकारी है वो प्राप्त करती है, फिर उनके बीच में कंपैरिजन करती है, तुलना, और फिर जो सबसे उपयुक्त खरीद है उसका निर्णय करने के लिए गठन किया जाता है परचेज कमेटी का। किसके तहत? परचेज कमेटी रूल 155। और इसके पास क्या पावर है जनरल, हमने पढ़ा था 50,000 से और 5 लाख तक का। इसमें 3 मेंबर होते हैं परचेज कमेटी में, 3 मेंबर्स, 3 मेंबर होते हैं। ये इनका मेन काम क्या होता है, समिति का जो मेन काम है वो होता है इसमें बाजार का सर्वेक्षण, जो मार्केट है, मार्केट का सर्वे, देन सर्वे, उसके बाद में असेसमेंट करना, जो गुणवत्ता है उसकी जांच करना, जो स्पेसिफिकेशन है उनका असेसमेंट करना, और जो मूल्य है रीजनेबलनेस प्राइस, और जो सप्लायर है उसकी विश्वसनीयता, ये सब काम देखने किसका है? 50,000 से 5 लाख का कोई परचेजिंग है उसमें 3 मेंबर की है परचेज कमेटी का। रूल नंबर 155 परचेज कमेटी। नेक्स्ट है इसमें ई प्रोक्यूरमेंट। ई प्रोक्यूरमेंट का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, इससे संबंधित होता है ई प्रोक्यूरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से सरकारी खरीद प्रक्रिया को संचालित करने को कहा जाता है ई प्रोक्यूरमेंट। ये आता है रूल नंबर 160, जीएफआर 2017 का रूल नंबर 160, नियम 160 में। और यहां इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है फिर, प्रोक्यूरमेंट डिजिटली करेंगे तो कहां से? जैसे जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम, या फिर इसके अलावा एक और होता है CPPP है, ये सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल। यहाँ ये 2 पोर्टल हैं जहां से ई प्रोक्यूरमेंट हो सकता है। और किस में आते हैं ये दोनों? सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, रूल नंबर 160 में आते हैं। क्या चीजें देखी जाती है इसमें?
या इनका लाभ क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है कि ई प्रोक्यूरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिजिटल में ट्रांसपेरेंसी। जो ट्रांसपेरेंसी है वो होती है इसमें, इसमें कंपटीशन होता है, इसका डिजिटल रिकॉर्ड भी होता है, इसका डिजिटल रिकॉर्ड होता है जिसमें कोई डेट टाइम चेंज नहीं कर सकते, जवाबदेही होती है और इसकी ऑडिट ट्रेल भी होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो जेम क्या है? जेम इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ई प्रोक्यूरमेंट और खरीद प्रक्रिया में जेम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकारी विभाग या संस्थाएं जो हैं उनके द्वारा गुड्स और सर्विसेज की, वस्तु एवं सेवाओं की जो ऑनलाइन खरीदारी है, ऑनलाइन खरीदारी के लिए बनाया गया है जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसको शुरू किया गया था 9 अगस्त 2016 को। कौन सा नियम से इससे संबंधित है? तो जेम से संबंधित है। रूल नंबर 149 को फॉलो करना है जेम से खरीदारी के लिए। इसके क्या उद्देश्य होते हैं जेम से खरीदारी? ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे ऑनलाइन है जो मूल्य खोज सकते हैं हम, प्राइस डिस्कवरी जैसे कि अलग अलग जगह, यह डिजिटल प्रोक्यूरमेंट, ये हमें ध्यान रखना होगा जेम। अब हम एक ओवरव्यू देखें आज जो हमने पढ़ा है उसका, तो ओवरव्यू देख लेते हैं। रूल नंबर 144 ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत है सरकारी खरीद का, मूल सिद्धांत नियम 144। प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग किस में आता है? ये जीएफआर 2017 है और इसमें आता है प्रोक्यूरमेंट फ्रेमवर्क। प्रोक्यूरमेंट फ्रेमवर्क जब भी कहा जाए उसका मतलब है कि उसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है, अलग अलग जो प्रोसीजर होगा उसके तहत ही उसमें नियम लगेगा। फिर आता, हमने डिस्कस किया इंडेंट या डिमांड। इंडेंट या डिमांड है ये भी डिपार्टमेंटल प्रोसीजर, जो डिपार्टमेंट का प्रोसीजर है, जो डिपार्टमेंट का प्रोसीजर है, जो प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर, वो इसमें लागू होता है और उसी को, उसको भी जनरल टर्म्स में, यूपीएससी की टर्म्स में पूछा जाता है जीएफआर फ्रेमवर्क। जहां पे डायरेक्ट नियम नहीं बल्कि जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है उसके तहत नियम लागू होगा, वहां पे जीएफआर फ्रेमवर्क लिख के पूछता है यूपीएससी। नेक्स्ट है इसमें फिर परचेज का क्या प्रोसीजर होगा? तो जो परचेज है, देखिए ये था प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग, अब है ये दिस वन, ये परचेज प्रोसीजर है। इसमें रूल नंबर 144, 149, 154, 155 जो कमेटी का है, 158 और 160। 144 बेसिक है, 149 है, ये हमने पढ़ा अभी, किससे संबंधित था? जेम से। ये ऊपर आपने देखा रूल नंबर 149 जेम से। 154 किससे संबंधित है? बिना कोटेशन के। 155 परचेज कमेटी बनाई जाएगी। और इसमें 158 क्या है? बिड लगा के, बोली, बिड के थ्रू। और फिर 160 है ये ई प्रोक्यूरमेंट से संबंधित है। और इसके अलावा हमने पढ़ा आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग ऑफ डिमांड, वो नहीं करना है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल रहा होगा। 144 सिद्धांत बताता है, 149 जेम बताता है, 154 बिना कोटेशन खरीद बताता है, 155 समिति बताता है, 158 बोली लगाना है, 160 ई प्रोक्यूरमेंट है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कोई आपको लगे कि कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो उसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए सभी को। हम भी चाहते हैं कि आप हैं जो, अगर कहीं कोई लगे आपको कि इसमें और इम्प्रूव होना चाहिए, आप जरूर उसको बताइएगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसको कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।